हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा कार्य और दूसरा टॉपिक होगा ऊर्जा, यानी कि वर्क और एनर्जी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कार्य के बारे में बात करेंगे कि भाई कार्य क्या होता है। कार्य को आप काम भी बोल सकते हो। हम लोग हर दिन अपने जीवन में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपका पढ़ना और मेरा पढ़ाना एक काम है। वैसे ही दिन में आप कुछ ना कुछ पढ़ाई को छोड़ के और भी काम करते रहते होगे। जैसे सब्जी लाने का काम करते होगे, घर का सफाई का काम करते हो, या और भी बहुत सारा काम करते रहते हो। वैसे ही मैं भी बहुत सारा काम करते रहता हूँ। बट फिजिक्स जो है वो मेंटल वर्क को काम नहीं बोलता है। इसका मतलब ये है कि आप जो पढ़ाई करते हो उसको फिजिक्स कार्य नहीं बोलता है, बोलता है कि ये कोई वर्क नहीं है। तो भाई फिजिक्स के अनुसार कार्य क्या है, तो उस पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही क्लियर हो जाना चाहिए कि मेंटल वर्क को कोई कार्य नहीं कहा जाता है। कार्य का मतलब कुछ अलग होता है फिजिक्स के अनुसार। तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है वस्तु पर बल लगने पर उसमें विस्थापन होने की क्रिया को कार्य कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है और उस पर बल लगाया जाए और बल लगने के कारण वो एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाता है या चला जाता है, यानी कि उसमें विस्थापन होता है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, फिजिक्स उसको कार्य बोलता है। मतलब कोई वस्तु है और उस पर फोर्स लगा, उस पर बल लगा और वो अपना जगह क्या किया, चेंज किया, एक जगह से दूसरे जगह पे चला गया, मूव हो गया। तो फिजिक्स इसको कार्य बोलता है। ठीक है, लेकिन जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे आप किताब पढ़ते हो, तो इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह पे गया क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है क्या। ठीक है, तो मेंटल फोर्स को या मेंटल प्रेशर को फिजिक्स कार्य नहीं मानता है, वर्क नहीं मानता है। ठीक है, फिजिक्स मानता है कि कोई वस्तु है और उस पर फोर्स लगाइए, बल लगाइए। ठीक है, तो वो एक जगह से अगर दूसरे जगह चला जाता है तो उसको ही वो कार्य बोलता है। तो देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, वस्तु पे बल लगने पर उसमें विस्थापन होने की क्रिया को कार्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम से समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है। ठीक है, दिस इज एनी सरफेस, और इस सरफेस के ऊपर में एक ब्लॉक रखा हुआ, एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कोई चीज़ रखा हुआ, कोई वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, और ये वस्तु अभी ए पोजीशन पे है और इस पे एक साइड से फोर्स लगा। जब इस पे एक साइड से मतलब बल लगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये आगे की तरफ शिफ्ट होके ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गया। पहले यहाँ पे था कोई वस्तु, अब यहाँ पे आ गया, यानी कि इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि इसके जगह में विस्थापन हुआ, एक जगह से दूसरे जगह गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, यानी कि इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट इस वस्तु में कैसे हुआ, तो फोर्स लगने के कारण हुआ। ठीक है, तो अब आइए थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझते हैं। तो कार्य यहाँ पे क्या हुआ, तो ये वस्तु के द्वारा किया हुआ कार्य इसी को बोलते हैं। ये वस्तु ने कुछ काम किया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह गया, एक जगह से दूसरी जगह जो गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कार्य बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। ठीक है, कार्य इक्वल टू होगा बल इंटू विस्थापन, यानी कि इंग्लिश में अगर बोला जाए तो वर्क इक्वल टू होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, या W इक्वल टू एफ इंटू डी भी बोल सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चाहे कैसे भी याद रखना है, आपको ये फार्मूला याद रखना है। हालांकि हमारे केमिस्ट्री में यहाँ पे कार्य का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, फिजिक्स में सर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, एक्चुअली हमको क्या है ना कि एनर्जी अच्छे से पढ़ाना है, तो एनर्जी को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा कार्य को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आया बात समझ में, इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को कार्य का इंट्रोडक्शन बस दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब वर्क का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो वर्क आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगने के कारण अगर वो एक जगह से दूसरे जगह पे विस्थापित हो जाता है तो उस बल के द्वारा जो विस्थापन हुआ उसी को कार्य बोला गया। यहाँ पे एक कार्य हुआ, वस्तु को यहाँ से यहाँ ले गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। ठीक है, अब कार्य का यूनिट क्या होता है, तो हमने लिखा है कार्य का इकाई जूल होता है, भी यही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। और आगे जब हम एनर्जी पढ़ाने वाले हैं, ऊर्जा पढ़ाने वाले, तो वहाँ पे भी हम यही बताने वाले हैं कि जो एनर्जी होता है उसका भी यूनिट जूल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु पे बल लगाया जाए और उसमें कोई विस्थापन न हो तो उस वस्तु के द्वारा किया गया कार्य का मान शून्य होगा।
ठीक है, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। मान लो ये कोई सरफेस एरिया है और इस पर एक कोई ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से फोर्स लगा, ठीक है, इस पर हम लोगों ने एक साइड से बल लगाया, लेकिन बल लगाने के कारण ये अपना जगह चेंज नहीं किया। हो सकता है ये बहुत भारी वस्तु हो, कोई बड़ा सा चीज़ हो, एक मान लो पहाड़ हो और उस पहाड़ को आप क्या कर रहे हो, धक्का लगा रहे हो, या कोई घर हो, उस घर को क्या कर रहे हो, आप घर पे फोर्स लगा रहे हो, तो क्या घर अपना जगह चेंज करेगा, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होगा? ओबियसली नहीं होगा, उसमें कोई भी विस्थापन नहीं होगा। तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो गया 0। ओबियसली कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो बोला जाएगा कि यहाँ पे कोई कार्य भी नहीं हुआ। अगर ये बॉडी एक जगह से दूसरे जगह पे विस्थापित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि कार्य का वैल्यू, वर्क का वैल्यू 0 हो गया। अगर फार्मूला से बताऊँ तो ये फोर्स आपने लगाया, F तो मिल गया और D का वैल्यू क्या हुआ, 0, क्योंकि इसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ। तो आप इसका फार्मूला लिखो, वर्क इक्वल टू, अभी हम लोग क्या पढ़े भाई, F इंटू डी। तो F तो कुछ होगा, फोर्स आपने कुछ न्यूटन का लगाया होगा, बट D का जो वैल्यू है वो सपोज करो 0 हो गया। तो F इंटू 0, यानी कि D का वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट किया, तो F इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी कि W का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, भौतिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके द्वारा कार्य किया गया जो है, या इसमें जो कार्य का वैल्यू है वो 0 होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गया होगा कि वर्क क्या होता है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, वस्तु पे बल लगने पे उसमें विस्थापन होने की क्रिया को कार्य बोला जाता है। वस्तु पे बल लगने पे उसमें विस्थापन होने की क्रिया को कार्य बोला जाता है। ठीक है, किसी वस्तु पे बल लगाए और उस पर विस्थापन हुआ, इस क्रिया को ही कार्य बोला जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी। और एनर्जी बहुत ज़रूरी है। क्या, जैसे मान लो कोई हम लोग काम करते हैं तो काम करने के लिए एनर्जी का ज़रूरत होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे 2-4 दिन से खाना नहीं खिलाया गया हो और मेरे शरीर में कोई एनर्जी नहीं हो तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊँगा? या आप ही मान लो आप पढ़ रहे हो अभी और 2-3 दिन से आपको खाना नहीं दिया गया हो, तो आप क्या पढ़ पाओगे? तो कोई भी काम करना होता है तो आपको एनर्जी का ज़रूरत होता है। आप कभी मान लो क्रिकेट खेल रहे हो, लगातार 20-25 ओवर का कोई गेम खेले, खिलाड़ी लोग तो 50-50 ओवर का खेल खेलता है, इंटरनेशनल प्लेयर लोग, देखोगे बीच बीच में वो लोग थक जाते हैं तो उनको एनर्जी ड्रिंक दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है? एनर्जी ड्रिंक दिया जाता है, उनको ग्लूकोन डी पिलाया जाता है, 4-5 केला खिलाया दिया जाता है, पानी पिलाया जाता है, और वो पानी पीने के बाद, ग्लूकोन डी पीने के बाद, केला खाने के बाद एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, उनके शरीर में एनर्जी आ जाता है, उनके शरीर में ऊर्जा आ जाता है, और फिर आगे जाके वो खेल पाते हैं। सोचो कि अगर वो मतलब एनर्जी नहीं दिया जाता, उनको केला नहीं खिलाया जाता, पानी नहीं पिलाया जाता, ग्लूकोन डी नहीं पिलाया जाता, तो क्या वो खेल पाते? आगे नहीं खेल पाते। वैसे ही कोई भी काम करने के लिए एनर्जी का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। किसी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई भी कार्य करने का जो क्षमता होता है उसी को ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, और आप में कार्य करने की क्षमता है, इसका मतलब है कि आप में एनर्जी है। अब ये कार्य करने की क्षमता या तो सब्जेक्ट में हो सकता है, सजीव में हो सकता है, या फिर निर्जीव में भी हो सकता है। या तो किसी आदमी में, जानवर में ये कार्य करने की क्षमता हो सकता है, या फिर कोई निर्जीव वस्तु है उसमें भी कार्य करने का क्षमता होता है। ठीक है, तो जो कार्य करने का क्षमता होता है ना, उसी को एनर्जी बोलते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क मतलब कार्य करने की क्षमता। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता होता है। तो कार्य करने की जो क्षमता होता है उसी को एनर्जी बोलते हैं। आप में कोई क्षमता है तभी कोई काम कर पाते हो। जैसे मान लो कोई भारी सा सामान है, ठीक है, कोई भारी सा सामान है और आपको एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाना है, तो आपके पास एनर्जी होना चाहिए इतना कि उस सामान को आप उठा पाओ और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले पाओ। ठीक है, तो ये बात होता है एनर्जी का। तो आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि कोई भी कार्य करना है, ठीक है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, या कह सकते हो इसी बात को कि कार्य करने की जो क्षमता होता है उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। हमने अगला पॉइंट लिखा है, किसी आदमी, जानवर या वस्तु में कार्य करने की क्षमता होने के कारण ही वो कोई कार्य कर पाता है। ठीक है, कोई आदमी है, जानवर है या कोई वस्तु है तो उसमें कार्य होने की क्षमता होती है, इसीलिए वो कोई कार्य कर पाता है। अगर वो क्षमता नहीं हो तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। जैसे छोटा सा बच्चा है
मान लो 4 साल का बच्चा है, उसको 10 किलो का एक पैकेट दे दिया कि कोई सामान दे दिया गया और उसको बोला गया कि उठा के वहाँ पे ले जाओ, तो क्या वो ले जा पाएगा? तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि उसके शरीर में अभी उतना एनर्जी नहीं है। ठीक है, चलो फिर अगला जो पॉइंट है उसका बात करते हैं। निर्जीव वस्तुओं में भी कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे ऊंचाई से गिरते हुए पानी से बड़ी बड़ी मशीनें चला सकते हैं, तेज हवा से पवन चक्की चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलने का क्या मतलब कि निर्जीव वस्तुओं में भी कार्य करने की क्षमता होती है। अब यहाँ पे निर्जीव वस्तु क्या है, तो जैसे ऊंचाई से गिरता हुआ पानी, तो पानी तो निर्जीव है और एक ऊंचाई से ऐसे गिर रहा है, जैसे डैम का नाम सुने होंगे। ठीक है, पनबिजली का नाम सुने होंगे। पनबिजली क्या होता है कि कोई बड़ा वाटर सोर्सेस होता है, जैसे नदी है, समुद्र है या झील है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, ऊंचाई से पानी को नीचे गिराया जाता है, डैम बना दिया जाता है। और जो निचला स्तर है वहाँ पे बड़ा बड़ा टरबाइन मशीन लगा दिया जाता है, और पानी जब टरबाइन मशीन पे गिरता है तो वहाँ पे रोटेशन होता है, वहाँ पे एक काम होता है, वो बड़ा सा जो मशीन होता है वो घूमता है और उससे एक जनरेटर कनेक्टेड होता है जो कि बिजली उत्पन्न करता है। आगे जब इंजीनियरिंग पढ़िएगा आप लोग तो वहाँ पे ये सारा चीज़ पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको इंजीनियरिंग तक अच्छे कॉलेज में भेज दें, तो आप लोग भी हम लोग के साथ अच्छे से बने रहिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए और समझ समझ के पढ़िए। ऐसा नहीं है कि हम लोग एंट्रेंस का पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ उसी पे बात करें, कॉन्सेप्ट के साथ चलिएगा तो आप भी अच्छा बिल्डअप हो जाएगा आपका भी कॉन्सेप्ट। तो देखो हमने क्या लिखा, जैसे ऊंचाई से गिरते हुए पानी से बड़ी बड़ी मशीनें चला सकते हैं। पानी जब नीचे गिरा तो उससे मशीन चला सकते हैं, उसमें भी क्या होगा, कार्य होगा, उसके द्वारा भी कार्य होगा। तेज हवा से पवन चक्की चलती है, ये भी तो देखे होगे कोई ना कोई पिक्चर में। ठीक है, पवन चक्की, बड़ा बड़ा चक्की, पंखी उसमें लगा हुआ रहता है और जब हवा चलता है तो उससे धीरे धीरे उसमें रोटेशन होता है। तो ये जो हवा है ये एक निर्जीव चीज़ है और इसमें कार्य करने की क्षमता है। हवा में क्या कार्य करने की क्षमता है भाई? हवा में कार्य करने की क्षमता ये है कि वो पंखी को क्या कर रहा है, रोटेट करा रहा है। तो जो कार्य करने की क्षमता है यानी कि हवा में भी एक एनर्जी है, तभी वो कोई कार्य करा पा रहा है। पानी में भी एक एनर्जी है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि कितने टाइप्स का एनर्जी होता है, कितने टाइप्स का ऊर्जा होता है। तो उस पानी में जो कि निर्जीव है उसमें भी ऊर्जा है, यहाँ हवा भी हमारा निर्जीव है, इसमें भी ऊर्जा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोयले की ऊष्मा बनाकर उसमें बिजली का जनरेटर चलाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट इंजीनियरिंग में, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कोयला को जला के कैसे बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा एक जगह पे कोयला जलाया जाता है और उसके ऊपर में पानी रख दिया जाता है। अब कोयला जलेगा तो उसमें से ऊष्मा यानी कि हीट प्रोड्यूस होगा और उस हीट से, वो हीट जो होता है एक तरह का एनर्जी होता है, उसको ऊष्मा ऊर्जा बोलते हैं, आज हम लोग बात भी करने वाले हैं। तो उससे पानी गर्म होता है और पानी से भाप बनता है और भाप में इतना पावर होता है कि वो बड़ा बड़ा टरबाइन का जो पंखी होता है उसको घुमाता है। ठीक है, तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि कोयला की ऊष्मा बनाकर उसमें बिजली का जनरेटर चलाया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये निर्जीव हैं और इसमें क्या है भाई, कार्य करने का क्षमता है। ठीक है, तो ऊष्मा भी एक निर्जीव है और इसके द्वारा भी कुछ कार्य किया जा रहा है। लास्ट में हमने लिखा है, अतः हम कह सकते हैं वस्तुएं चाहे सजीव हो या निर्जीव उसमें कार्य करने की क्षमता हो सकती है। ठीक है, कोई वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो बट उसमें कार्य करने की क्षमता हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई गाड़ी है, ट्रक है, तो उस पर बहुत सारा सामान लाद के हम लोग एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, एक शहर से दूसरे जगह या कहीं पे भी भेजते हैं। तो उस ट्रक में कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। मतलब उसमें एनर्जी है एक तरह का, तभी वो कोई काम कर पा रहा है, एक सामान को यहाँ से वहाँ तक उठा के ले जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत एनर्जी भी समझ में आ गया होगा। लास्ट में हमने लिखा है ऊर्जा का इकाई जूल होता है, ये VVI पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, इसलिए VVI है क्योंकि कभी कभी ये पूछा जाता है, तो इसको याद रखना। वर्क का और एनर्जी का दोनों का जो यूनिट होता है वो जूल ही होता है। तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ तक फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग अभी ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है ऊर्जा के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एनर्जी।
अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले बात किए थे कि ऊर्जा क्या होता है, तो हमने बताया था कि कार्य करने का जो क्षमता होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। यानी कि कार्य करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, विदाउट एनर्जी कोई कार्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे कितने प्रकार का एनर्जी होता है। हालांकि इससे आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बस एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का इकाई पूछा जा सकता है, यूनिट पूछा जा सकता है, जो कि याद रखना बड़ा आसान है। मैंने क्या बताया कि ऊर्जा का जो इकाई होता है वो जूल होता है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। अदरवाइज ये बस हम इंट्रोडक्शन लेवल पे आप लोगों को पढ़ा देते हैं कि भाई कितने तरह का एनर्जी होता है। एक चीज़ और, जब मैं द्रव पढ़ा रहा था यानी कि मैटर के बारे में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये दो चीज़ों से बना है। ये पूरा ब्रह्मांड दो चीज़ों से बना है, द्रव और ऊर्जा से। ठीक है, तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है इसमें दो ही चीज़ प्रेजेंट है, या तो द्रव प्रेजेंट है या फिर ऊर्जा प्रेजेंट है। ठीक है, कहने का मतलब आप लोग शायद समझ गए होंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज़ है, एक है द्रव और दूसरा चीज़ है ऊर्जा। और ऊर्जा जो होता है ना इसका आकार होता है और ना ही इसका कोई द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये ना तो इसका कोई आकार होता है और ना ही इसका कोई द्रव्यमान होता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से हम लोग उसके द्रव्यमान को माप सकते हैं। ठीक है, या कहीं पे रख दिया जाए तो वो कोई आकार ले ले या उसका कुछ आकार वगैरह भी होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी बात आप लोग थोड़ा सा ऊर्जा के बारे में याद रखिएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार का ऊर्जा होता है। तो पहला जो ऊर्जा होता है, यहाँ पे हमने पहला पॉइंट लिखा है, ऊर्जा के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं भाई? तो देखो, पहला हमने नाम लिखा है उष्मा ऊर्जा, जिसको हीट एनर्जी बोला जाता है। उष्मा तो जानते हो, तो उष्मा भी एक एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का फॉर्म है, क्योंकि उस उष्मा से हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। आज के डेट में घर में हम लोगों को खाना, या बचपन से ही देखते आए हैं कि खाना पकाने के लिए उष्मा का यूज किया जाता है, हीट का यूज किया जाता है। चाहे वो हीट अब लकड़ी जला के प्रोड्यूस किया जाए, गैस जला के प्रोड्यूस किया जाए, या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्रोड्यूस किया जाए, चाहे जैसे भी ये हम लोग को उष्मा चाहिए होता है कोई कार्य करने के लिए। मतलब खाना बनाना एक कार्य है, तो उस कार्य को करने के लिए आपको उष्मा का जरूरत होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा, जलती हुई वस्तु या गर्म वस्तु में निहित ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखे, द एनर्जी प्रेजेंट इन बर्निंग ऑब्जेक्ट और हॉट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। इसका क्या मतलब है? जलती हुई वस्तु, कोई वस्तु है या तो वो जल रहा है, उसमें आग पकड़ा हुआ है, या फिर वो गर्म है, तो उसमें एक उष्मा होगा, उसमें एक एनर्जी होगा। ठीक है, उसमें एक ऊर्जा होगा। कोई गर्म वस्तु में या जलती हुई वस्तु में एक तरह का ऊर्जा होता है, और उस ऊर्जा को हम लोग उष्मा ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण में मैंने लिखा है कोयले की उष्मा से इंजन चलना। ठीक है, कोयले से कोई इंजन को चलाया जाता, पहले सुने होगे या मूवी वगैरह भी देखे होगे, ऑब्वियसली शोले मूवी देखे होगे, तो पहला सीन वहीं से स्टार्ट हुआ होगा। पता नहीं तुम लोग देखते हो कि नहीं पुराने ज़माने के मूवी, अभी तुम लोग बहुत मॉडर्न हो, फिर भी देखे होगे घर में कभी टीवी में वैसा मूवी दे रहा होगा जहाँ पे कोयला इंजन, पहले ट्रेन का जो इंजन था वो कोयला से चलता था। ठीक है, तो कोयला को क्या किया जाता था, वहाँ पे जलाया जाता था और उससे हीट प्रोड्यूस होता था। ठीक है, और फिर उस हीट को यूज करके उस इंजन को चलाया जाता था। फिर हमने लिखा पेट्रोल या डीजल इंजन से वाहन चलना। जितना भी हमारा 2 व्हील व्हीकल्स है या 4 व्हील व्हीकल्स है, यानी कि 2 चक्का या 4 चक्का वाहन जो है, सब में डीजल और पेट्रोल का ज़रूरत होता है, उसी से चलता है। आज के डेट में आप लोग या सोच भी रहे होगे कि थोड़ा सा और थोड़ा बड़े हो जाएं तो जल्दी जल्दी बाइक वाइक चलाना सीख लेंगे। क्या ऐसे कुछ लोग सीख भी लिए होंगे, बड़ा अच्छा लगता है स्टाइल मारना ऐसे जैकेट वैकेट खोल के, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, तो उसमें पेट्रोल या डीजल डालना होता है, ये बात आप लोग जानते हो। अगर वो पेट्रोल और डीजल उसके टंकी में नहीं भराते हो तो क्या वो गाड़ी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो पहला बात तो ये है कि उस वाहन को चलाने के लिए या तो आपको डीजल चाहिए या पेट्रोल चाहिए। और वो डीजल और पेट्रोल क्यों चाहिए भाई? तो उसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। पहली बात ये है कि वो जब इंजन में जाता है फ्यूल और पेट्रोल, तो वहाँ पे बर्निंग होता है उसका, मतलब वो जलता है। एक प्लग लगा हुआ रहता है जो स्पार्क प्रोड्यूस करता है, और बहुत प्रेशराइज एयर को वहाँ पे भेजा जाता है, और उस चिंगारी के कारण वहाँ पे आग पकड़ता है, जिसके कारण वहाँ पे धुआं प्रोड्यूस होता है जलने के बाद, और उससे प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे पिस्टन ऊपर नीचे करता है और फिर वो व्हीकल्स को रन करता है। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है,
हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उष्मा प्रोड्यूस हो रहा है, उष्मा से ही वो वाहन को चलाया जा रहा है। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश ऊर्जा, जिसको लाइट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, सूर्य अथवा बल्ब इत्यादि के प्रकाश में निहित ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। सूर्य तथा बल्ब, कोई सूर्य तो समझते हो, सन को बोलते हैं हम लोग, तो उसमें एक एनर्जी होता है, एक ऊर्जा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश ऊर्जा बोलते हैं। या कोई बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, एलईडी बल्ब हो या कोई भी टंगस्टन बल्ब है, तो उससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो प्रकाश जो होता है ना, वो भी हमारा ऊर्जा का एक फॉर्म है, ये वो भी ऊर्जा का एक टाइप्स है। ठीक है, तो हमने लिखा है द एनर्जी प्रेजेंट इन सन्स एंड बल्ब लाइट इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। ठीक है, अब इस लाइट एनर्जी से क्या काम करते हैं, तो उदाहरण धूप से वस्तु गर्म होना, कि धूप से वस्तु को गर्म करते हैं हम लोग, तो सनलाइट आता है, उसी से आप उस वस्तु को गर्म करते हैं। या फिर कपड़ा सुखाने का काम हम लोग करते हैं, तो वो भी हमारा सूरज के रोशनी से होता है। सौर सेल से विद्युत बनाना, ठीक है, जो सोलर प्लेट होता है, आज के डेट में बहुत जगह पर देखने के लिए आप लोग को मिल जाता है सोलर प्लेट। ठीक है, सूरज का रोशनी उस प्लेट पे आके टकराता है और उस लाइट एनर्जी को, जो सोलर सेल्स होते हैं, आगे हम लोग को इंजीनियरिंग में पढ़ना भी होता है डिटेल्स में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ब्रांच आपको मिलता है तो वहाँ पे बहुत डिटेल में स्टडी करना होता है। तो जो लाइट आया सूरज से, वो उस सोलर प्लेट से टकराया, और सोलर प्लेट क्या करता है, उसमें सोलर सेल्स लगे हुए होते हैं, जो कि उस लाइट एनर्जी को, यानी कि प्रकाश को, विद्युत एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर कह सकते हो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो बिना प्रकाश का वहाँ पे विद्युत उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और विद्युत उत्पन्न होना एक काम है, तो उस काम को करने के लिए प्रकाश का जरूरत पड़ा। ठीक है, और वो दिन में ही काम करता है। रात के समय वो सोलर प्लेट काम नहीं करता है, इसलिए नहीं काम करता है क्योंकि रात के समय में सूरज का लाइट नहीं मिलता है, यानी कि प्रकाश नहीं मिलता है। ठीक है, चले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रासायनिक ऊर्जा, जिसको हम लोग इंग्लिश में केमिकल एनर्जी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत जगहों पे आज के डेट में केमिकल एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं, या आप लोग भी बचपन से देखते आए होंगे। ईंधन में निहित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ईंधन में, फ्यूल्स में जो ऊर्जा रहता है उसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं। जैसे डीजल और पेट्रोल के अंदर में एक केमिकल एनर्जी होता है, एक रासायनिक एनर्जी होता है। आगे हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना होता है जब सेमेस्टर के पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग में। द एनर्जी प्रेजेंट इन फ्यूल इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। इवन इसमें भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आगे चल के, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का कुछ टॉपिक है तो वहाँ पे पढ़ाएंगे। द एनर्जी प्रेजेंट इन फ्यूल, मतलब कोई ईंधन है और उसमें जो एनर्जी प्रेजेंट होता है, इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। ठीक है, जैसे इसका अगर एग्जाम्पल करें तो डीजल हो जाएगा और पेट्रोल हो जाएगा, उसमें एक केमिकल एनर्जी होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, केमिकल एनर्जी होता है। उसके जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं केमिकल एनर्जी के थ्रू, तो उनको एक साथ बॉन्डिंग करने के लिए एक एनर्जी का ज़रूरत हुआ, और जब वो जलते हैं तो वही एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। अगला जो वीडियो लेक्चर मेरा होगा जिसमें हम आप लोगों को ऊर्जा और द्रव्यमान में एक संबंध पढ़ाएंगे, वहाँ पे इन सारी बातों को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट जो ऊर्जा का टाइप्स है वो है विद्युत ऊर्जा, जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। आज के डेट में जानते हो भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कितना वैल्यू है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही कमाल है कि इतना लाइट्स हमारे बोर्ड पे आ रहा है घर में उजाले के लिए, या हर गांव में, हर टाउन में आज के डेट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंच गया है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया है। और उस इलेक्ट्रिसिटी से सोचो कि आप कितना काम करा लेते हो। ठीक है, लाइट उत्पन्न कर रहे हो, पंखा चला रहे हो, मोटर चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, सारा चीज़, ये जो भी काम हो रहा है इनके द्वारा, इन डिवाइसेज के द्वारा कुछ ना कुछ काम हो रहा है, और इनको काम करने के लिए एक एनर्जी का ज़रूरत होता है, और वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जैसे मान लो पंखा चलाना है, तो पंखा ऐसे थोड़ी चलेगा, पंखा को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसके बारे में हमने क्या लिखा, आवेशों के प्रवाह से, आवेश बोला जाता है चार्ज को, के प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। द एनर्जी ऑब्टेन बाय फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्लो ऑफ चार्ज के कारण जो हम लोग को एनर्जी मिलता है, ठीक है, आप सोचो ऐसे कोई तार है, कोई कंडक्टर वायर है, तो उससे करंट पास हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो चार्ज फ्लो होने के कारण वहाँ पे एक हम लोग को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, उसी ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, और ये ऊर्जा आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आप जान रहे हो एक मोबाइल को भी चार्ज करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, विद्युत ऊर्जा चाहिए। नहीं रहेगा तो फिर आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये रासायनिक ऊर्जा में एक चीज़ और हम बता देते हैं, बैटरी जो होता है, जितना भी बैटरी होता है, समझ रहे हो, इन्वर्टर का बैटरी हो, गाड़ी में लगा हुआ बैटरी हो, मोबाइल का बैटरी हो, सब में रासायनिक ऊर्जा होता है। ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं यहाँ पे इसका उदाहरण में हमने लिखा बल्ब से रोशनी करना। एक काम है, बल्ब जो है रोशनी प्रोड्यूस करता है, मतलब एक काम कर रहा है, प्रकाश निकाल रहा है उससे। विद्युत पंखा, विद्युत मोटर आदि चलना। ठीक है। ये जो घर में पंखा लगा हुआ है ये विद्युत पंखा है। पानी निकालने के लिए, ज़मीन से पानी खींचने के लिए मोटर लगा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर बोलते हैं। और इन सबको संचालित करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक विद्युत ऊर्जा चाहिए होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। द कंबाइंड फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा बहुत ही काम का चीज़ है। कोई स्थिर वस्तु है या मूव करता हुआ वस्तु है, तो दोनों के, जैसे कोई स्थिर वस्तु है और उस पर फोर्स लगा तो उसमें मूविंग आ गया, तो उसमें दोनों तरह का एनर्जी है। एक तो स्टैटिक एनर्जी होगा ही, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, और दूसरा जब वो मूव करने लगता है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, उसमें प्रोड्यूस हो जाता है। तो दोनों एनर्जी के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप होते हैं, गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा जिसको स्टैटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा किस में होता है, जैसे कोई गतिज ऊर्जा मतलब गतिमान चीज़ हो, जिसमें गति हो, जो मूव कर रहा है, तो उसमें एक ऊर्जा होता है। जैसे हवा बहता है, तो हवा जो तेज़ी से बहता है तो उसके द्वारा कार्य किया जा सकता है। ठीक है। जैसे किसी चीज़ को, वो जैसे बैलून है तो उसको उड़ा के एक जगह से दूसरे जगह लेके चला गया, तो यहाँ पे बैलून को एक जगह से दूसरे जगह ले गया। अभी कुछ ही देर पहले हम लोग कार्य के बारे में बात किए थे। ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर उस पर कोई फोर्स लग रहा है और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको कार्य बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हवा के द्वारा कोई कार्य किया गया, मतलब बैलून को एक जगह से दूसरे जगह ले गया गया, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ और उस पर एक फोर्स लगा, और फोर्स कौन लगाया, हवा लगाया। ठीक है। तो हवा के द्वारा कार्य किया गया, और हवा जो है गतिशील है। गतिशील होने का मतलब क्या, मूवमेंट में है। ठीक है। तो कोई मूवमेंट वाला बॉडी होता है जो मूव करता है, रनिंग बॉडी जो होता है उसको में हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे कोई कार तेजी से चल रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है। वो काम कर रहा है, किसी चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है, आदमी को ले जा रहा है या किसी सामान को ले जा रहा है, तो एक कार्य किया जा रहा है। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक एनर्जी बोलते हैं। कोई स्थिर चीज़ भी होता है तो उसमें एक एनर्जी है, और वो एनर्जी कब निकलता है, या तो उसको कंप्रेस कर दीजिए, ठीक है, या फिर उसको एक्सपेंड कीजिए, तो वो पता चल जाता है कि उसमें एनर्जी है। जैसे स्प्रिंग है, रुका हुआ है, स्थिर है, उसको ऐसे कंप्रेस कर दीजिए, उस पर फोर्स लगा दीजिए, और जब फोर्स को छोड़िएगा तो उसके द्वारा एक कार्य होगा, वो चीज़ ऐसे फैलेगा तो एक कार्य होगा। मतलब थोड़ा सा ऐसे ही मैं इंट्रोडक्शन लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, ये सब फिजिक्स का ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, हम बस अपना इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं। इसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं चाहो तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हो कि ऊर्जा के विभिन्न प्रकार होते हैं, सिर्फ इनका नाम लिख लो। ठीक है। अगर लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो सिर्फ इसका नाम लिख लो और जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लो। ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो डिटेल्स में तो फिर पूरा का पूरा लिख भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि नहीं लिखना। ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करेंगे चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी। अब चुंबकीय ऊर्जा क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, में निहित ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है, वहाँ पे भी एक एनर्जी होता है, वहाँ पे भी एक ऊर्जा होता है। कैसे होता है भाई, तो आप बचपन में या अभी भी तो आप लोग बच्चे ही हो ठीक है। तो आप चुंबक खूब खेलते होगे। जैसे एक कहीं पे चुंबक रख दिए तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड में किसी आयरन के टुकड़ा को, लोहा के टुकड़ा को पास में ले जाते होगे तो उस आयरन के टुकड़ा को वो चुंबक जो है अपने ओर खींच लेता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एक कार्य किया गया, उसको क्या किया गया, खींचा गया, अपनी तरफ पुल किया गया, तो एक काम हुआ। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र में जो निहित ऊर्जा होता है उसको हम लोग चुंबकीय ऊर्जा बोलते हैं। द एनर्जी प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी। उदाहरण, चुंबक से लोहे की
वस्तु में आकर्षण, ठीक है। चुंबक से लोहे के वस्तु में जो आकर्षण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय ऊर्जा बोलते हैं। कुछ ऊर्जा है तभी वहाँ पे कुछ कार्य हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में वो ऊर्जा नहीं होता तो फिर वो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। चलिए एक काम कीजिए, वीडियो को फटाफट पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। तो आइए अब देखिए ऊर्जा के और दो प्रकार हैं, ध्वनि ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, ठीक है। तो चलिए ध्वनि ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। ध्वनि यानी कि जिसको साउंड बोलते हैं, वो भी एक ऊर्जा है, ठीक है, क्योंकि उसके द्वारा कोई कंपन होता है। जैसे घर में कोई हेवी स्पीकर या कभी डीजे, शादी वगैरह में डीजे सिस्टम मंगाया जाता है तो वहाँ पे देखोगे बड़े बड़े स्पीकर आते हैं और जब उससे गाना बजता है या कोई म्यूजिक बजता है तो उसके सामने हाथ रखोगे तो तुम्हारे हाथ में एक वाइब्रेशन होता है। या एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट मैं बता देता हूँ। जब कभी भी आप बोलते हो तो आप अपने मुंह के सामने ऐसे हाथ को रखोगे तो आपके तलहत्थी में यानी कि यहाँ थैली में एक हवा का आके यहाँ पे ठोकर लगता है, मतलब हवा इसमें आके टकराता है और आपके स्किन से फील भी होता है यहाँ इसमें कुछ चीज़ आके ऐसे टकरा रहा है। तो जो साउंड होता है ना वो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यानी कि उसमें भी एक काम हुआ, कंपन करने का काम किया, हवा में कंपन प्रोड्यूस करता है। ध्वनि में निहित ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। जो ध्वनि होता है, साउंड होता है, उसमें जो ऊर्जा होता है उसी को हम लोग ध्वनि ऊर्जा बोलते हैं। द एनर्जी प्रेजेंट इन साउंड इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। उदाहरण के तौर पे मैंने बताया विभिन्न वाद्य यंत्रों के से प्राप्त कंपन, मतलब डिफरेंट टाइप के वाद्य यंत्र होते हैं, ढोलक है, हारमोनिया है या और भी कुछ, या कोई म्यूजिक सिस्टम है, उसके थ्रू जो हम लोग को ऊर्जा मिलता है उसको हम लोग उसको हम लोग ध्वनि ऊर्जा बोलते हैं। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे परमाणु ऊर्जा। इसको एटम एनर्जी भी बोला जाता है या फिर न्यूक्लियर एनर्जी भी बोला जाता है, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एटम एनर्जी का बात किया। नाभिकों के विखंडन को डिफ्यूजन बोला जाता है या संलयन, फ्यूजन मतलब एक साथ सम्मिलित होने को संलयन बोला जाता है। से प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम, जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली उत्पन्न किया जाता है। वहाँ पे क्या किया जाता है, जो हेवी एलिमेंट्स होते हैं कोबाल्ट वगैरह, उनको क्या किया जाता है, एक रिएक्टर चैम्बर में रिएक्ट कराया जाता है, उनका केमिकल रिएक्शन कराया जाता है और रिएक्शन के दौरान या तो उसके जो न्यूक्लियर है या उसके जो एटम है या तो वो टूटते हैं या फिर रिएक्ट होकर नया कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं। उन दोनों केसेज में वो एक हीट प्रोड्यूस करता है और काफ़ी हाई हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसका एफिशिएंसी जो होता है हीट प्रोड्यूस करने का वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस क्रिया में होता क्या कि ऊष्मा प्रोड्यूस होता है और उस ऊष्मा से काम किया जाता है, बिजली उत्पन्न करने का काम किया गया। तो यहाँ पे भी एक कार्य हुआ, बिजली उत्पन्न करने का कार्य किया गया। और किस ऊर्जा के थ्रू भाई, तो एटम एनर्जी के थ्रू। देखो हमने यहाँ पे लिखा है नाभिकों के विखंडन या संलयन से प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने लिखा है परमाणु भट्ठी से विद्युत निर्माण। न्यूक्लियर जो रिएक्टर चैम्बर होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है, जब इंजीनियरिंग पढ़िएगा तो वहाँ पे ये सब ऑब्वियसली मिलेगा। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ तो आपको शायद लग रहा होगा कि अरे सर क्या बोल रहे हैं, यही सब पढ़ना होता है इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि कैसे क्या रिएक्शन होता है रिएक्टर चैम्बर के अंदर में, कैसे वहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको यूटिलाइज किया जाता है पानी गर्म करने के लिए, फिर वेपर बनाया जाता है, वेपर से टरबाइन को रन किया जाता है, टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके जनरेटर में भेजा जाता है और वो जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करता है। अगर एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं ना कहीं उत्पन्न नहीं हुआ होता तो हमारे घर तक ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आता? आ रहा है ना घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कहीं ना कहीं उत्पन्न किया गया है और तार के थ्रू आपके घर तक आ रहा है। तो ये सारे जितने भी जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, पावर प्लांट्स वगैरह, तो उनके बारे में भी हम लोग को पढ़ना होता है। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। ये बस हम आप लोगों के नॉलेज के लिए पढ़ा दिए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे। और अगले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को द्रव्यमान और एनर्जी में यानी कि ऊर्जा में रिलेशन पढ़ाऊँगा। थैंक यू।